हेलो फ्रेंड्स, विजुअल आर्ट्स विद विनी में आपका स्वागत है। मैं जानती हूँ आप लोग बड़े उत्सुकता से मेरा नेक्स्ट वीडियो का वेट कर रहे होंगे। वेस्टर्न आर्ट वाली बाइजेंटाइन का मैंने बोला था और बिल्कुल आज टर्न भी उसी का डालने का था। पूरा वीडियो प्रिपेयर है लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है जिस कारण वो चल नहीं पा रहा है। तो मैंने बस वो रिपेयर के लिए दिया है। होप सो एक आध दिन में वो रिपेयर हो जाएगा तो वैसा का वैसा अपलोड मैं आपके लिए कर दूंगी। टेंशन मत लेना, आ जाएगा वो भी। लेकिन अब हमारी कंटिन्यूटी को हम वेस्ट नहीं करें तो इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं आज अपन लोग एक पेपर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जुलाई 2018 का पेपर है दोस्तों। अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके दूसरे वीडियोस को भी देखेंगे तो आपके लिए वो बहुत मददगार होगा। ठीक दोस्तों, तो हम लोग अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। ये जुलाई 2018 का पेपर है, देखिए आप देख सकते हैं। और ये देखिए इस समय से पहले वाला जो मैंने पिछला पेपर दिया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर नहीं देखा हो तो उसमें कुछ तो भी सेकंड थर्ड पेपर थे, मतलब 3 पेपर थे। लेकिन अब ये वाला जो है ये वही प्रेजेंट पैटर्न में है, पेपर 2। सो क्वेश्चंस हैं उसके जैसे अभी भी आता है वो आज, मतलब ये 2018 से ऐसा शुरू हो गया था। ठीक, तो हम लोग अपना फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो हाँ जी, ब्लू लेते हैं। हाँ, राजा रवि वर्मा के ओलियोग्राफ को माना जाता है। राजा रवि वर्मा जो ओलियोग्राफ्स मतलब जो काम करते थे टेक्निक में, प्रिंट ओलियोग्राफ में, उसको क्या माना जाता है? तो अभिव्यक्ति परक शैली मतलब एक्सप्रेशनिस्ट, बाजार शैली जो बाजार शैली होती है, यूरोपीय शैली और प्रयुक्त सभी। तो देखिए उनका पेंटिंग का बहुत सारा जो सब्जेक्ट होता था वो ऐसे ही अभिव्यक्त करने वाला होता था, एक्सप्रेशनिस्ट स्टाइल में होता था। तो बिल्कुल वन तो सही है, बाजार शैली में भी था वो। और तीसरी चीज़, क्योंकि वो यूरोप से सीख के आए थे तो यूरोपीय प्रभाव भी उसमें था। तो मेरे हिसाब से ये तीनों ही सही है, इसलिए जो अगर फोर्थ ऑप्शन हमको उपयुक्त सही सभी दे रखा है तो वही हमारा आंसर बन जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया कौन सी है? मतलब जो है, एक सेकेंड, हाँ आ गया। रिलीफ प्रिंटिंग प्रिंटिंग का है ये। तो इनमें से कौन सी रिलीफ प्रिंटिंग प्रोसेस है? तो प्लेनोग्राफी और सैरोग्राफी, दोनों प्लेनोग्राफी की है, गलत। लिथोग्राफी और वुडकट, वुडकट इसमें रिलीफ प्रोसेस है। एक्वाटिंट और ड्राई पॉइंट दोनों इंटैग्लियो है। लिथोग्राफी ड्राई पॉइंट और वुडकट, इसमें ड्राई पॉइंट इंटैग्लियो है। तो आपका आंसर प्रॉपर बनता है वुडकट। जानती हूँ मैं लिथोग्राफी प्लेनोग्राफी में आती है, लेकिन अगर इन चारों में अभी मोस्ट सूटेबल आंसर हमें ये लग रहा है तो यही आंसर सही होगा, लिथोग्राफी और वुडकट। उसको आगे ब्रेयर के रूप में भी जाना जाता है। इनमें से कौन सी चीज़ ब्रेयर के रूप में जानी जाती है? तो सॉफ्ट ग्राउंड, ये भी प्रिंटिंग का है दोस्तों। ब्लॉक ऑफ वुड, वुड का जो ब्लॉक होता है वो, रबर रोलर और स्क्वीज़। तो इनमें से कौन सी चीज़ ब्रेयर के नाम से जानी जाती है? तो स्क्वीज़ स्क्रीन प्रिंटिंग में यूज़ होती है। जो रबर रोलर है वही हम लोगों को मतलब प्रिंटिंग की भाषा में उसको ब्रेयर कहते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? रबर रोलर। कंस्ट्रक्शन जे किसकी रचना है? रेनवो, पिकासो, जगदीश डे, जे स्वामीनाथन। तो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट कंस्ट्रक्शन जे जगदीश डे जी की रचना है। देखिएगा आप नेट पे सर्च करके आपको मिलेगा, बहुत सुंदर काम है उनका। आगे छापा चित्र 5 फेसेस का सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो बिशन कुमार भारद्वाज, सुभा घोष, शुक्ला सावंत और मोती झरोतिया। तो ये बहुत अच्छा प्रिंट का काम है और ये बिशन कुमार भारद्वाज जी द्वारा किया गया है। क्या दिल्ली के हैं ये, उनके द्वारा, अभी आर्टिस्ट हैं, उनके द्वारा ये 5 फेसेस का काम किया गया है। आगे राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को क्या कहा जाता है? सभी जानते हैं, सेरीग्राफ नहीं, लिथोग्राफ नहीं, ओलियोग्राफ, जो ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको उसका आंसर मिल जाता है। देखिए, तो ओलियोग्राफ जो है वो राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को कहा जाता है। ये कौन सी? एक प्लेनोग्राफी लिथोग्राफी काइंड ही टेक्निक है, लेकिन ये ऑयल पेंटिंग के इक्विवेलेंट रखी जाती है। ठीक, वो क्या है जो सिल्क प्रिंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है? देखिए, सिल्क प्रिंटिंग मैं ग्राफिक्स की वीडियो दे चुकी हूँ, लेकिन सिल्क प्रिंटिंग बची है और लोग वेट भी कर रहे हैं, जल्दी लाएंगे उसको भी, ठीक हो जाएगा सिस्टम। तो
उसमें अपन बोलते हैं कि उसमें सिल्क प्रिंटिंग में फोटो सेंसिटिव क्या चीज़ बनाती है, तो मैं एक बार बता देती हूँ। वो अपन लकड़ी की फ्रेम पे स्क्रीन लगा के और सिल्क की स्क्रीन लगा के और उसको प्रकाश के माध्यम से प्रिंट लेते हैं। तो उसके ऊपर सरफेस पे जो मटेरियल लगाया जाता है, केमिकल लगाया जाता है, उसमें कौन सा केमिकल फोटो सेंसिटिव बनाता है। तो देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और नाइट्रिक एसिड। तो इन तीनों में से नहीं, पोटेशियम डाइक्रोमेट ये चीज़ लगाते हैं हम, जिससे कि सिल्क प्रिंटिंग में सिल्क स्क्रीन का सरफेस फोटो सेंसिटिव बन जाता है। ठीक, आगे देखते हैं, भारत में किस काल में लिथोग्राफिक प्रिंटिंग का प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों ये सभी को पता है 1825 से 1830, पहला वो सही रहेगा, इसी में लिथोग्राफी का प्रारंभ हुआ। द रॉयल अकेडमी ऑफ लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई। रॉयल अकेडमी ऑफ लंदन जो है यूके में हुई थी, इसकी स्थापना। तो ये किसके द्वारा की गई है, तो देखते हैं, सर जोशुआ रेनॉल्ड्स, डेविड अनेस्ले, फ्रांसिस बेकन और माइकल आयरटन। तो किसके द्वारा हुई गई थी, भूलिएगा मत, ये बहुत कॉमन नेम है, सर जोशुआ रेनॉल्ड्स। इनने रेनॉल्ड्स से आप याद रखिए, रॉयल और रेनॉल्ड्स को मतलब मैं ऐसे कंबाइन करके रखती थी। तो इनने रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन की स्थापना की थी 1768 से 69 के अप्रॉक्स किया था। इनने फाउंडर थे ये वहाँ के, और यूके में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में इनकी स्थापना हुई थी। ठीक, आगे देखते हैं, हिंदी में ही चलेंगे। 10वां क्वेश्चन, द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की पुस्तक के नामक लेखक कौन है, तो पॉल क्ली, मोहली नेगी, रॉबर्ट मदरवेल और मालविज। तो मालविज जी, देखिए नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन में है, काम बुक है उसकी। तो मालविज जी सबको पता है, ज्योमेट्रिक एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट थे, तो उन्हीं ने ये बुक आपकी लिखी है। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, ओसी गांगुली, आर्चर, रंधावा, एमएस रंधावा और ऐसे एक एक कुमार स्वामी। तो कांगड़ा पेंटिंग्स की मोस्टली बुक्स एमएस रंधावा ने लिखी है। तो ये भी जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत आप। कांगड़ा पेंटिंग ऑफ लव ये किसने लिखी है, एमएस रंधावा ने लिखी है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा थर्ड, एमएस रंधावा। अंकुरन नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया है, तो पता है मुझे, एमएफ हुसैन, एसएच रज़ा, सूज़ा और हब्बर। तो हैबर भी नहीं है, सूज़ा भी नहीं है, इसका आंसर है एसएच रज़ा। इस तरह का ही काम करते थे वो, ऐसा शेप्स और लाइंस में बहुत सुंदर वर्क है। देखिएगा आप लोग, अंकुरन ये इनने किया है, किसने, एसएच रज़ा ने। आगे, किस लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है। आखेट मतलब हंटिंग। कौन सी लघु चित्र शैली, राजस्थान की कौन सी लघु चित्र शैली में हंटिंग सीन मतलब कि शिकार का विषय वस्तु रहा है ज़्यादा, तो किशनगढ़ सबको देख रखा है आपने। कांगड़ा शैली, बशोली, ये दोनों पहाड़ी शैली है, इनका भी काम आपने देखा है। लेकिन कोटा शैली जो है उसका विषय वस्तु मोस्टली, कभी भी मत भूलिएगा, इसका विषय वस्तु हंटिंग रहा है। क्या रहा है, आखेट उसका विषय वस्तु रहा है। अमूर्त कला की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किस वर्ष में हुई थी, कहाँ हुई थी, पेरिस में हुई थी ये, और 1932 न्यूयॉर्क नहीं, 1930 पेरिस बिल्कुल सही, 1940 वाइमर और डबलिन नहीं, पेरिस में हुई थी। पेरिस से आप ज़्यादा अच्छे से याद रखिए। और कहाँ, 1930 में हुई थी पहली अमूर्त कला एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की एग्जीबिशन। ठीक, आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन, उस स्थान का नाम बताइए जहां भारत महोत्सव 1985 के दौरान नवतंत्र विषय वस्तु से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित की थी। मतलब कौन सी जगह पे इंडिया के इस महोत्सव के रूप में नवतंत्र विषय वस्तु पे एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया था। तो कहाँ पे, मॉस्को, लॉस एंजल्स, लंदन, पेरिस। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, लॉस एंजल्स। यहाँ पे नवतंत्र विषय वस्तु से संबंधित एग्जीबिशन हुआ था। आगे, आर्मरी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई थी। तो ये किसने किया था, मार्क रोथको और आर्शिल गोकी,
वॉल्ट कूहन और आर्थर बी डेविस, जे पॉलक और डी कुनिंग और फ्रांच क्लाइन और मार्क टोबी। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉल्ट वूहन और आर्थर बी डेविस। इन दोनों ने आर्मरी शो नाम की प्रदर्शनी को आयोजित किया था। दोस्तों ऐसा नहीं होता कि हम लोगों ने भी ये सब चीज़ें सब पढ़ रखी है ना, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, ऐसा नहीं है जो हमारे स्टडी मटेरियल में सब अवेलेबल हो जाए, लेकिन इन क्वेश्चंस को हम जब स्टडी करते हैं तो उससे हमको इनका नॉलेज हो जाता है कि ये काम किसने किया, ये एग्जीबिशन किसने कैसा किया। वर्ड टू वर्ड किसी भी सिलेबस को पढ़ना ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हमने एक एक शब्द पढ़ा हो, इन एग्ज़ामों में ऐसा नहीं होता। इसलिए आप अगर आपको आंसर्स नहीं आ रहे तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप बस ये कीजिए कि आपको इतना पढ़ने को मिल रहा है इसमें। ठीक, आगे सैरिफ आकार के साथ टाइप फेस डिज़ाइनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किसके लिए सामान्य शब्द है? टाइपोग्राफिक में है ये रोमन, गोथिक, अनसियल्स और स्यूडो सैरिफ। तो किसका है? रोमन स्टाइल में ऐसा होता है कि जिसमें सैरिफ आकार के साथ टाइप फेस डिज़ाइनों के विभिन्न प्रकार का वर्णन भी करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोमन। एप्पल कंप्यूटर्स इनके आइकन का प्रतीक आपको पता है का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो किसने किया था? स्टीव जॉब्स, स्टीव वाजनेस, आइजैक न्यूटन और रॉब जेनॉफ। तो इनका नाम आप मत भूलिएगा, एप्पल के साथ हमेशा इनका नाम जोड़ के रखिएगा। इनने एप्पल के कंप्यूटर का लोगो डिज़ाइन दिया है, किसने? रॉब जेनॉफ। और बहुत बार पेपर में इनका क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप ये बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, रॉब और जेनॉफ इनने किया है। रॉब जेनॉफ मतलब नाम है, ऐसे याद रखिए आप। 19 उस टाइपोग्राफ का नाम बताएं जिसमें भत्सना की लेटर्स और नॉट पिक्चर बट साइंस फॉर साउंडर्स, इन किन टाइपोग्राफ ने ये काम किया है? कौन से टाइपोग्राफ ने किया है? तो जॉन बास्करविले नहीं, चार्ली हॉब्डो नहीं, एरिक गिल। जी हाँ, एरिक गिल का ये काम है, इनने ये काम किया है। और फेडरिक गोंडी ये भी नहीं है, एरिक गिल इसका आंसर हो जाएगा। आगे अगला आंसर क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन। हाँ, किसने मतलब कौन से किसने 1920 के दशक के मध्य में सोलराइजेशन को फोटोग्राफिक टेक्निक के साथ प्रयोग किया है? सोलराइजेशन एक टेक्निक है, उसमें हम अपनी इमेज को कुछ उल्टा करके कुछ करते हैं, है ना, वो वाली टेक्निक है। तो उनको किसने फोटोग्राफिक्स के साथ टेक्निक के साथ यूज़ करा था? तो ये मान रे ने किया था, हाँ ने किया था लुई डायरेक्ट, डब्ल्यू हेनरी फोर्ब्स टॉबल्ट और जॉन हेनरिक शुल्ट्ज। नहीं, मान रे ने 1920 में सोलराइजेशन टेक्निक को फोटोग्राफी के साथ यूज़ में लिया था, ये आप याद रखें। एक पाठ में पहले शब्द का पहला अक्षर जो बड़े आकार के सेट है का विस्तार नीचे से टाइप की पंक्तियों में होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? देखिए, हम बुक्स कोई सी भी करते हैं, खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें जो पहला लेटर रहता है, मान लीजिए एन ई लिखा है, तो सबसे पहला लेटर आप इतना बड़ा लिखते हो और उसके बाद आपकी 1 2 3 लाइनें हो जाती है ना। इस तरह का जो डिज़ाइन उसमें रहता है बुक में मोस्टली, उसको क्या कहा जाता है? तो डिसेंडर कहा जाता है, ड्रॉप कैप कहा जाता है, स्मॉल कैपिल्स कहा जाता है, या ग्रोटेस्क कहा जाता है। तो इसको ड्रॉप कैप मेथड बोलते हैं कि इसमें ऐसा ड्रॉप कैप मतलब जो पहला लेटर है उसको हम कैपिटल उसमें लिखते हैं, ये टाइपोग्राफी में ड्रॉप कैप के नाम से जाना जाता है। आगे पॉलिश स्कूल ऑफ पोस्टर्स का ऐतिहासिक रूप से समकालीन कला की नई एवं और रचनात्मक शाखा के रूप में विकास कब हुआ? है ना, ये पॉलिश, तो ये एक आर्ट मूवमेंट है, जैसा बहुआ मूवमेंट और ये सब था वैसा ही है पॉलिश स्कूल ऑफ पोस्टर्स। तो लेकिन वो किस विश्व युद्ध के बाद हुआ था? दूसरे या प्रथम, इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसका वो हुआ था, विकास हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं। संयुक्त राज्य में पहली संपूर्ण रूप से ऑल फोटोग्राफी समाचार पत्रिका थी, मतलब एक संयुक्त राज्य में सबसे पहली समाचार पत्रिका ऑल फोटोग्राफिक के रूप में कौन सी थी? हर्पर्स बाजार, शटरबर्न, लाइफ, फॉर्च्यून। तो लाइफ जो है वो थी एक पहली समाचार पत्रिका ऑल फोटोग्राफिक के रूप में। आगे अत्यधिक
सुलेख अलंकरण के साथ इटैलिक कैरेक्टर्स को कहा जाता है, क्या कहा जाता है देखते हैं। रॉकवेल कैरेक्टर्स, स्वाश कैरेक्टर्स, लोगोटाइप। जो इटैलिक फॉर्म में रहता है, ये देखिए टाइपोग्राफी का ही है। इटैलिक फॉर्म में जो हमारे लेटर्स रहते हैं लेकिन बहुत सुंदर कैलीग्राफिक स्टाइल में, तो वो स्वाश कैरेक्टर्स होते हैं। आप नेट पे सर्च करके देखिए तो आपको वो उसके कैरेक्टर्स मिलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, स्वाश कैरेक्टर्स। आगे 25वां क्वेश्चन, आर्ट ऑफ विजुअल कल्चर इन इंडिया, ये बुक किसने लिखी थी? तो गीता कपूर, अनीश कपूर, सरयू दोषी और गायत्री सिन्हा। तो किसने लिखी थी? गायत्री सिन्हा जी ने ये बुक लिखी थी, आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया। देखिएगा बुक बड़ी अच्छी है, मैंने शुरुआत भी करी थी इसको पढ़ना। आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया किसने लिखा है? गायत्री सिन्हा ने। आगे, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा पूर्ण रूप से विकसित कालिंग शैली मंदिर वास्तुकला का प्रतिनिधित्व है? कौन सा मंदिर है कालिंग शैली मतलब स्टाइल में आर्किटेक्चर हुआ है जिसका? तो परशुरामेश्वर मंदिर, राजा रानी मंदिर, लिंगराज मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये सब उड़ीसा के टेम्पल हैं। ठीक, तो कौन सा टेम्पल है जो कालिंग स्टाइल में है इस प्रकार का ऐसा? तो वो है आपका लिंगराज टेम्पल, भुवनेश्वर का जो है वो है अपना कालिंगा स्टाइल में, मत भूलिएगा लिंगराज टेम्पल। आगे, हुमायूं का मकबरा का मुख्य वास्तुकार कौन है? हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है, उनके मुख्य वास्तुकार के बारे में बताइए। तो कौन है? देखें, मिरक मिर्जा ग्यास, उस्ताद अहमद, मीर अब्दुल करीम और उस्ताद ईसा शिवाजी। तो मिरक मिर्जा ग्यास ये जो हैं आपके प्रमुख वास्तुकार हैं हुमायूं का मकबरा दिल्ली में जिसने बनाया था, मिरक मिर्जा ग्यास, मत भूलिएगा। आगे 28वां क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसे रहस्यपूर्ण तरीके से लंबी छाया, खाली सड़कों और विथियों के चित्रों के लिए जाना जाता है। कौन सा आर्टिस्ट है यूरोपीय जिनको ये सब बनाने के लिए जाना जाता है? एडवर्ड मंक सब जानते हैं इनका नाम। आप स्क्रीन बनाया जिनने, ऐसा कुछ उनका तो कोई उसके लिए तो नहीं जाना जाता था इनको। एडवर्ड हॉपर, जियोर्जियो शिरिको और आपके आते हैं जॉर्जियो शिरिको हो सकता है ये, और एल्बर्टो सेविनियो। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्जियो शिरिको। इटालियन आर्टिस्ट हैं ये ही ऐसे इससे जाना जाते थे, लंबी छाया खाली सड़कों वाली काम के लिए बनाते थे वो। कौन? जॉर्जियो शिरिको। आगे बढ़ते हैं 29th क्वेश्चन पे। क्या है देखें, कला आलोचक का नाम बताइए जिसने सौंदर्य शास्त्र में सिग्निफिकेंट फॉर्म के बारे में बताया। सौंदर्य शास्त्र ये आपका आर्ट क्रिटिसिज्म का क्वेश्चन है, कला समीक्षा का क्वेश्चन है। किसने सौंदर्य शास्त्र में जो सिग्निफिकेंट फॉर्म है, सिग्निफिकेंसी है, उसके बारे में अपनी बात रखी है? तो किसने रखी है? क्लाइव बेल, रोजर फ्राई, I.H. रिचर्ड्स और हर्बर्ट रीड। तो हर्बर्ट रीड ने नहीं, रिचर्ड्स ने भी ऐसा कुछ नहीं, क्लाइव बेल जो है ये इनका आंसर आएगा। इन्हें सिग्निफिकेंट फॉर्म का वो के बारे में बात रखी है। आगे, तालमान से संबंधित है। तालमान किससे संबंधित है? देखिए, प्रतिमा विज्ञान, संगीत, नृत्य या नाटक। तालमान जो है वो किस? प्रतिमा विज्ञान मतलब आइकोनोग्राफी है ना, आइकोनोग्राफी। तो आइकोनोग्राफी से ही संबंधित है। तालमेन वो यूजुअली
मीन्स मंदिरों का या जो भी कुछ निर्माण काल होता था, वस्तुकाल, उसकी मेजरमेंट्स के लिए यूज़ में आती थी। तो ताल ज़रूर संगीत से रिलेटेड है, लेकिन जो ताल मान है वो संगीत से रिलेटेड, नृत्य में संगीत नृत्य में ताल ज़रूर आता है, लेकिन ताल मान अगर साथ में लिया गया है तो वो प्रतिमा विज्ञान मतलब आइकॉनोग्राफी से रिलेटेड होता है, जिसका मतलब वो जो अपना आर्किटेक्चर का मेजरमेंट होता है वो उसको देखते हैं। आगे 31वां क्वेश्चन देखते हैं। नैनसुख पहाड़ी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। नैनसुख आर्टिस्ट, तो देखिए दोस्तों, इसका मैं आपको इसका आंसर नहीं बताती हूँ। क्यों नहीं बताती हूँ? क्योंकि इसका आंसर मेरे को तो पता है कि नैनसुख जम्मू के प्रसिद्ध कलाकार हैं और आपको भी यही पता होगा, लेकिन जो आंसर की से मैंने इनको करेक्ट वो एक मिलाया है, उसमें ये जसरोटा दिया गया है, जसरोटा उसमें, लेकिन नैनसुख जम्मू में भी थे, इसलिए इन दो आंसर्स में हमको कन्फ्यूजन है। इसलिए आप लोग बस ये रखिए या तो 2 या तो 4। आंसर की के अकॉर्डिंग 4 दिया था, लेकिन नैनसुख जम्मू के भी कलाकार हैं, ये मुझे पता है और हम सब ने पढ़ रखा है इसको, ठीक। तो इसलिए मैं इस पर कोई अपना वो नहीं रखना चाहती हूँ। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से चित्रकार का नाम बताइए जिसे ज्यामितीय एब्स्ट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। ज्योमेट्रिक एब्स्ट्रैक्शन के लिए कौन से आर्टिस्ट को जाना जाता है? मैं एक बार पहले इसको बता चुकी हूँ। अगर आप लोग अभी भी एकदम अटेंटिवली क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको इसका आंसर तुरंत पता है। तो देख लेते हैं। काजिमिर मैलोविच, कैंडिस्की, मॉन्ड्रियन और जैसन सियानेली, ये चारों प्रसिद्ध कलाकार। पढ़ते भी हम थोड़ा बहुत एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में इनको, लेकिन ज्योमेट्रिकल एब्स्ट्रैक्शंस के लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। क्वेश्चन आया था इनका मैलोविच, वो एक बुक लिखी है इनने जो उसमें, तो मैलोविच ही हैं जो ज्योमेट्रिकल एब्स्ट्रैक्शन के उससे जाने जाते हैं। ऑगस्ट रोडिन ने मुख्य रूप से डैश के साथ काम किया है। ऑगस्ट रोडिन प्रसिद्ध मूर्तिकार, उनने किस मीडियम से काम किया है? तो प्लास्टिसिन, वैक्स, क्ले या संगमरमर। तो उनने क्ले के साथ काम किया है, इसमें क्ले आर्ट आंसर आ सकता है। कौन सा मिश्र धातु नहीं है? मींस कौन सा, वो हम बोलेंगे मिक्सचर नहीं है, अलॉय नहीं है, कौन सा वो? तो ब्रॉन्ज सबको पता है, अलॉय है कॉपर, जिंक, टिन का। ब्रास ये भी एक अलॉय है, कॉपर अलॉय नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? कॉपर किसी का मिक्सचर नहीं है, वो क्रूड फॉर्म में, तो इसका आंसर आपका कॉपर है। इन्वेस्टमेंट मोल्ड डैश से संबंधित है। कौन सी कास्टिंग से इन्वेस्टमेंट मोल्ड संबंधित है? मतलब वही वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो होती है, कास्टिंग जो होती है, वो किससे संबंधित है? तो मल्टीपल कास्टिंग से नहीं, ब्रॉन्ज कास्टिंग, फाइबर ग्लास कास्टिंग, रबर तो मेटल कास्टिंग, लॉस वैक्स जो आप इन्वेस्टमेंट माउल्ड बोल रहे हैं, जिसको वो भी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग भी बोलते हैं, वो ब्रॉन्ज कास्टिंग से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रॉन्ज कास्टिंग। आगे, प्रसिद्ध एक्सटीज ऑफ सेंट टेरेसा, एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा किसने बनाया है? इनके मूर्तिकार कौन है? बहुत सुंदर काम, देखिए मज़ा आ जाता है, बरोक का काम है ये। किसने बनाया है? डोनाटेलो, बर्निनी, जैन बैप्टिस्ट पिजाला और साल्जिलो। तो किसने बनाया है? यही हमारे जॉन लोरेंजो बर्निनी, सेकंड वाला, उनका ये बहुत सुंदर काम है, बहुत सुंदर मूर्ति है। आप देखिएगा, सेंट एस्टेसी ऑफ सेंट टेरेसा, ठीक है। तो बर्निनी ने ये बनाया है, बरोक का काम है ये। उस मूर्तिकार का नाम बताएं जो ललित कला अकेडमी नई दिल्ली के अध्यक्ष थे। कौन थे? धनराज भगत, चिंतामणि कार, बीसी काट और शंखो चौधरी। तो शंखो चौधरी जी ललित कला अकेडमी दिल्ली के अध्यक्ष थे, तो आंसर आपका हो जाएगा शंखो चौधरी। आगे, उस मूर्तिकार का नाम बताएं जिसे भारत रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की पाषाण मूर्ति यक्ष यक्षिणी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। स्टोन की मूर्ति यक्ष यक्षिणी के कौन से मूर्तिकार के, स्कल्प्टर के
के लिए किसको हायर किया गया था? तो डीपी रॉय चौधरी, शर्बरी राय चौधरी, राम किंकर बेंच और शंकु चौधरी। तो स्टोन के स्कल्पचर राम किंकर बेंच यक्षिणी की मूर्ति के लिए वही प्रसिद्ध हैं और बहुत सुंदर मूर्ति उनने इनकी ये निर्माण की थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बिस्किट फायरिंग से संबंधित है, किससे संबंधित है बिस्किट फायरिंग? लॉस वैक्स कास्टिंग, सिरेमिक्स, सैंड कास्टिंग, डोगरा कास्टिंग। तो बिस्किट फायरिंग वो होती है जब हम मतलब एक तरह से पॉटरी का ले लें, पॉट बनाते हैं तो उसको एक हार्ड करने के लिए, एक सूटेबल कास्ट करने के लिए ये एक टेक्निक का काम आता है। बिस्किट फायरिंग फायर करते हैं उसको, जिससे कि क्या होता है वो एक फिक्स हो जाती है मिट्टी। तो ये चीज़ सिरेमिक्स, जो सिरेमिक्स का और ये मिट्टी उससे होएगा, उससे कनेक्ट होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका सिरेमिक्स। ठीक है, अब देखिए आपको पता ही होगा इसकी टेक्निक, वो बिस्किट फायरिंग उस चीज़ के काम में आती है। आगे, मैलेट डैश से संबंधित है क्या? मैलेट तो क्या है भाई? स्टोन कार्विंग, वुड कार्विंग, ब्रॉन्ज कास्टिंग, डायरेक्ट। तो मैलेट एक प्रकार का टूल है, ऐसा अजीब सा होता है। किससे संबंधित है? तो वुड कार्विंग से संबंधित है। वो वुड कार्विंग है, हाँ है। तो वुड कार्विंग में मैलेट यूज़ होता है कार्व करने के लिए, उसके संबंधित ये आंसर आ जाएगा आपका मैलेट। अब इसमें चूज़ द करेक्ट करना है। ये बड़े मज़ा आता है मुझे इन ऐसे तरह के क्वेश्चन में। ठीक, तो चलिए देखें। एपोकैलिप्स, द डांस ऑफ डेथ, लॉस कैप्रिकोस और थ्री क्रॉसेस। थ्री क्रॉसेस सबको पता है, रैम्ब्रांड। डी का फर्स्ट कहाँ पे दिख रहा है? देखिए, या तो 2 पे दिखेगा या तो 4 पे दिखेगा। अब बाकी तो सब हटा दो, फर्स्ट और थर्ड तो है ही नहीं। ठीक, सेकेंड या फोर्थ है। अब लॉस कैप्रिकोस आप जानते हो, देखिए लॉस कैप्रिकोस हम जानते हैं किसका है? फ्रांसिस्को गोया का है ये। मतलब मैं तो इन दो को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो फ्रांसिस्को गोया मतलब सी का फोर्थ इन दोनों में से किस पे? तो ये, तो अपना आंसर तो हो गया बाबा सेकेंड। एक बार और मिला लेते हैं। तो डांस ऑफ द डेथ है आपका हैंस हेल्बिन का, और एल्बर्ट ड्यूरोट का एपोकैलिप्स एल्बर्ट ड्यूरो का, ये भी मेरे को पता था। तो ये जो है ये इनका है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? अपने आप सेकंड वाला हो जाएगा। आगे फटाफट देखते हैं। ये क्वेश्चन ने बहुत कंफ्यूज किया है लोगों को, कैसे बताती हूँ। डिगिंग, कटिंग, कार्विंग, स्केचिंग, मतलब ये किन किन टूल्स से ये चीज़ यूज़ में आती है। तो हम देखते हैं इसका। ये जो है ब्लेड, एनग्रेवर, नीडल और गूज। तो ये गूज नहीं है, ये गेज है इंग्लिश में जिसे ये बोलते हैं। ठीक, गेज है ये। तो आपका आंसर ए का जो है वो आएगा, डिगिंग बोल रहे हैं ना, तो डिगिंग हम कैसे कर लेंगे? डिगिंग हम एनग्रेवर से कर लेंगे। ठीक है, तो ए का सेकेंड नीडल सॉरी ये एनग्रेवर, उससे डिग करेंगे। फिर हम ये देखते हैं गेज, सीधा आप तो गेज ही पकड़िए, फोर्थ वाला। तो फोर्थ जो है कार्विंग, गेज की वजह से हम कार्विंग करते हैं। तो सी का तो फोर्थ हो जाएगा, सी का फोर्थ काय में है, और ए का सेकेंड बोल रही हूँ, सी का फोर्थ ए का सेकेंड। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट आंसर ही आपका वैसे फर्स्ट है। और कार्विंग सी का फोर्थ, कार्विंग हम गेज से कर रहे हैं। कटिंग हम कैसे कर रहे हैं? ब्लेड से बिल्कुल हम कट कर सकते हैं। और कार्विंग हम नीडल से हम उसको कार्व कर सकते हैं। कार्व मतलब खुरचना, आप समझते ही हैं। तो ये जो आंसर आपका हो जाएगा वो फर्स्ट है। तो ये बस एक ये टूल्स का ये गलत हो गया था, गूज कौन सा प्रकार का टूल है वो कंफ्यूज कर गया था। तो ये गेज है, गूज नहीं है। ठीक है, इंग्लिश की उससे प्रॉब्लम हो गई थी बस। आगे 43 देखेंगे, जल्दी देखते हैं। 50 क्वेश्चन आज करते हैं, फिर आगे करेंगे। 105 AD ईसा मतलब ईस्वी है ये। 220 ईस्वी, अरे यार इससे अच्छा ट्रांसलेट तो मैं ही कर लेती हूँ हिंदी में, ईस्वी लिख देते। 1512 ईस्वी और 1904 ईस्वी। इसके आगे आगे ये जब जब इन्वेंट हुए तो हमको वो लिखना है। तो 105 सबसे पहले कागज़ का इन्वेंशन हुआ था, तो थर्ड वाला ये रहा कागज़, ए का थर्ड,
ए का थर्ड, सेकंड वाला आंसर है आपका, पर देखते हैं। और 220 में वुडकट हुआ था फिर, तो बी का सेकंड है, बी का सेकंड सही है। 1512 में फिर वुडकट के बाद आपका आया एचिंग, और एचिंग के बाद आया ऑफसेट 1904 में। तो यही वाला क्वेश्चन आपका सेकेंड बिना किसी डिस्कशन के हो जाता है, क्योंकि हमको टाइमलाइन याद है, हमको पता है पहले कागज़, भले डेट्स याद नहीं है, मतलब डेट एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है कि 105 का 105 ही, लेकिन फिर भी हमको पता है कि पहले ये था फिर ये था, तो ऐसा ही आएगा। ठीक, तो उससे आप क्वेश्चंस बना सकते हो, और ऐसे ही बनाया करो, कन्फ्यूजन में पढ़ना ही नहीं, डेट्स याद ही मत मतलब याद एकदम एग्जैक्ट में करने की ज़रूरत है, लेकिन इन सब चीज़ों में आप बिल्कुल बिना फ्री होके एकदम काम किया कीजिए। ठीक, प्लेनोग्राफ, छापा सतह पर टेक्सचर्ड सामग्री चिपकाई जाती है, मेम्ब्रेन के माध्यम से छपाई सामग्री दबाई जाती है। ठप्पा छपाई की पद्धति, मैट्रिक्स अपने मूल सतह को बनाया जाता है। अब ये अपनी ये 4 टेक्निक हैं, प्लेनोग्राफ, स्टेंसिल, कोलोग्राफी, वुडकट। तो देखिए स्टेंसिल तो सबको पता है, मेम्ब्रेन के माध्यम से छपाई सामग्री दबाई जाती है, एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन लेते हैं, तो बी का सेकंड हो जाएगा। बी का सेकंड या तो 2 में है या तो 3 में है ना, जो ईजी ये पड़ता है वो देखा कीजिए। वुडकट छप्पा की छपाई है, मतलब डी का थर्ड। डी का थर्ड किस में? थर्ड वाले में। तो आपका आंसर क्या बनता है दोस्तों? थर्ड वाला बनता है ना। एक बार और देख लेते हैं। फिर हमको प्लेनोग्राफ पता ही है, ए का क्या है? मैट्रिक्स अपने मूल सतह को बनाए रखता है, मीन्स जो अपना एक बेस सतह है उसको बनाए रखता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ। तो आपका आंसर कौन सा बनता है? थर्ड वाला आपका आंसर सीधे सीधे बन जाता है। आगे चित्रकार हैं, उनका उनका ग्रुप कौन सा है वो देखते हैं। कंवल कृष्ण, हिम्मत शाह, अनुपम सूद, मोहन सामंत। ग्रुप 1890, दिल्ली शिल्पचक ग्रुप 8 और बॉम्बे ग्रुप। तो अनुपम सूद तो सीधे सीधे ग्राफिक आर्टिस्ट ग्रुप 8 से संबंधित है। सी का थर्ड देखिए कहाँ पे है, तो सी का थर्ड या तो 2 में है या तो 3 में है। आगे कंवल कृष्ण की नॉलेज है, बिल्कुल है। उनका जो है हम देखते हैं ये वाला, दिल्ली शिल्प चक्र से जुड़े हैं वो। तो दिल्ली शिल्प चक्र मतलब ए का सेकंड कहाँ पे है? ए का सेकंड आपका सेकंड में है, तो आंसर आपका सेकंड ही है। आगे देखते हैं हिम्मत शाह। हिम्मत शाह जी कहाँ पे हैं? हिम्मत शाह जी ग्रुप 1890 से हैं, और मोहन सामंत बॉम्बे ग्रुप के हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक, आगे आगे देखो ये रहा, ये काम को मिलाना है, मिलाइए, मेल कराएं। चलिए 46 वाला है, क्या है? स्पीकिंग ट्री, स्पीकिंग ट्री, बिगिनिंग ऑफ साउंड, सिटी स्क्वायर और आमरी शो। ये किसका काम है देखें तो। सेकंड क्या है? बिगिनिंग ऑफ साउंड, सिटी स्क्वायर। सिटी स्क्वायर तो जियोकोमेटी का है ना, जियोकोमेटी का है। सी का फर्स्ट कहाँ है? या तो सेकंड में है या तो थर्ड में है, सेकंड में है या तो थर्ड में। ठीक, अब हम देखते हैं स्पीकिंग ट्री। स्पीकिंग ट्री रिचर्ड लेनॉय का है। रिचर्ड लेनॉय मतलब ए का फोर्थ का है, सेकंड में है, तो आपका आंसर भी सेकंड बनता है। स्पीकिंग ट्री रिचर्ड लेनॉय का सेकंड आंसर बनता है। ठीक है, मैं आगे अभी बिगिनिंग ऑफ साउंड मैंने देखा नहीं है, और आर्मरी शो ज़रूर देखा है, तो वो डी का सेकंड ही होएगा। आर्थर बी डेविस इनने बनाया है। ठीक, तो ये काम मतलब मैं ऐसा करती हूँ, अगर मेरे को 2 का भी आंसर पता होता है, मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होकर और उसका आंसर फाइंड कर लेती हूँ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। आगे टेम्पल ऑफ ऑंकर वॉट, टेम्पल ऑफ हेरा, टेम्पल ऑफ इंस्क्रिप्शन और जिग्रॉट, इनमें कहाँ कहाँ की है ये? तो टेम्पल ऑफ हेरा सबको पता है, यूनानी कला। बी का फर्स्ट कहाँ में है? एक में ही है, फोर्थ, तो आंसर ही फोर्थ है, कन्फ्यूजन होना ही नहीं। लेकिन जिग्रॉट भी पता है, अलामी कला में है, मतलब डी का फोर्थ, तो यही आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ वाला, बाकी देखो ही मत। आगे अंजलि ईला मेनन, अर्पणा कौर, गोगी सरोज पाल और अर्पिता सिंह। एट्री, म्यूटेशन, एटर्नल बर्ड और थ्रेटेड सिटी, किसने कौन सा काम किया है वो हमको इसमें देखना है। तो ए ट्री जो है वो अंजलि ईला मेनन का है, तो ए का वन देख लें, फर्स्ट में ही है, तो आंसर ही आपका फर्स्ट बन रहा है क्या? नहीं, ए का 1
एक मिनट, मैं कंफ्यूज क्यों हो रही हूँ। ए ट्री जो है, ए ट्री आपका इसमें ही है। इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है तो मैं छोड़ देती हूँ। वैसे तो इसको मैं उससे मिला भी नहीं पाई थी आंसर इससे, पर देखते हैं, चलिए देखते हैं। अर्पणा कौर का थ्रेटेड सिटी, एक का फोर्थ ही बनेगा। हाँ, तो अर्पणा कौर का तो थ्रेटेड सिटी है। अच्छा, ए ट्री अंजला, ए ट्री वैसे अर्पिता सिंह का होगा, वो मैं अंजलि एंड अर्पिता इज कंफ्यूज्ड। ओके, डी का 1 है और डी का 1 है, वो गड़बड़ हो गई, सॉरी। और अर्पणा कौर मतलब बी का 4th है। डी का 1 और बी का 4th आप देख लें, डी का 1 और बी का 4th सेकेंड में है, यही आपका आंसर होगा फिर, ये वाला डी का 1 और बी का 4th है ना। उसमें तो सेकेंड है नहीं, बी का अर्पणा कौर का तो थ्रेटेड सिटी है, आई नो, तो बी का 4th ही रहेगा, तो सेकेंड ही है फिर आंसर। ठीक, आगे देखते हैं। ऐसा हो जाता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन, माफ़ कीजिएगा बस। ठीक है, आगे सर्वोत्कृष्ट कॉर्पोरेट मॉक्स को उनके डिज़ाइनरों के साथ सुमेलित कीजिए। किसने किसको डिज़ाइन किया है? तो देखिए फिर आ गया, एक ही पेपर में एप्पल कंप्यूटर आ गया। अब आपको आपका रिवीजन है, बताइए एप्पल कंप्यूटर कौन? रॉब जनॉफ। तो डी का फर्स्ट देख लो, डी का फर्स्ट 3 में है, बहुत शाणे हैं लोग भी, या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा। अब अपन को एक और चीज़ को देखना पड़ेगा, देखते हैं, देखने के लिए बैठे हैं। एक नाइश स्वूश है ना, इनने डेविडसन, नाइट जो स्वूश है उनका आएगा आपका शायद डेविडसन, मतलब ए का थर्ड किस में, वो भी 2 में है। ठीक है, चलो ये तो हट गया। अब या तो 2 होगा या तो 4 होगा। फिर देखते हैं पर डाइशे बैंक देखते हैं। डाइशे बैंक का आगे आपका बी का स्टैनकोविस्की है ना, है एंटन्स कहते, बी का डाइशे बैंक का आ जाएगा 4th, बी का 4th, तो आंसर आ जाएगा आपका सेकेंड। ठीक है, सेकेंड ही सही है। आगे आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं 50वां, फिर अपन आगे का 51 से एक और वीडियो देंगे। ठीक, फोटोग्राफी में महत्वपूर्ण आविष्कारों को उनकी आविष्कृतियों से सम्मिलित कीजिए। मतलब किसने क्या चीज़ इन्वेंट करी थी, है ना, फोटोग्राफी। तो कैमरा ऑब्सक्यूरा, डेगेरोटाइप, कोलोटाइप और फ्लैशगेल रोल फिल्म, हिंदी में पढ़ना समझ नहीं आ रहा, किसने किया था? तो कैमरा ऑब्सक्यूरा निएस्पे, हाँ यही, जोसेफ निसिफो निएस्पे, इनने किया था। तो ए का 1 काय में है, या तो 1 में है या तो 3 में है। ठीक, आगे देखते हैं डेग्रोटाइप किसने किया था? तो डेग्रोटाइप लुई डेग्रे, इनने ही किया था। देखिए डेग्रे आप समझ रहे हैं ना, यही तो ल्यूई डेग्रे ने डेग्रोटाइप बनाया था। तो बी का सेकेंड, ये भी दोनों में ही है। बहुत कभी कभी तो इतने शाणे हो जाते हैं ये लोग। ठीक है, कोई बात नहीं। कोलोटाइप किसने किया था? हे भगवान, कोलोटाइप किसने किया था? टेलबॉट, WH फॉक्स टेलबॉट, ये वाले। तो कोलोटाइप जो है कोलोटाइप डेलबॉट ने, मतलब सी का 4th काय में है? चलिए अब तो मिल ही गया, 3rd में। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। आगे भी देखिए, फ्लैशजिबल रोल फिल्म, ये किसने किया था? तो ये जॉर्ज ईस्टमैन ने किया था। ठीक दोस्तों, तो आज ये हम लोग 50 क्वेश्चन कर दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा पसंद आए होंगे, क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के हैं। पढ़िए उसको अच्छे से, अपने नोट्स में भी नोट कर लीजिए अगर कोई टॉपिक में नहीं रह गया हो तो। और कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक आध दिन में बाइजेंटाइन की वीडियो के साथ जल्दी आऊँगी आप लोग के लिए, बिल्कुल आपकी उम्मीद आप बरकरार रखें। बस वो वीडियो भगवान करे जल्दी से रिपेयर हो जाए कंप्यूटर और आपको आपका वीडियो मिल सके। ठीक है, तब तक हम लोग ये प्रैक्टिस कीजिए आप 50 क्वेश्चन की। थैंक यू सो मच। प्लीज़
वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।